हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सीए मिथुन जायसवाल और आज मैं लाया हूं आपके लिए वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री ये जो कंसेप्ट है ये सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट हो कि फाइनल लेवल हो, उसके अलावा बीकॉम लेवल पे और सीए में और कंपनी सेक्रेटरी में भी देखने को मिलता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को आप पूरा देखिए और जो भी आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स जो ये कोर्स कर रहे हैं तो उन तक भी ये वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये कंसेप्ट। का मतलब क्या होता है? तो इन्वेंट्री का मतलब ये होता है कि जो इस चीज का हम बिजनेस करते हैं इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो वह चीज जो जो होती है वो हमारी इन्वेंट्री काउंट होती है। लाइक एग्जांपल, हम अगर फर्नीचर परचेस सेल्स करते हैं तो अगर मैं फर्नीचर का जो बिजनेस कर रहा हूँ तो जो मैंने फर्नीचर परचेस किया वो फर्नीचर मेरी क्या मानी जाएगी? इन्वेंट्री मानी जाएगी। मैं एयर कंडीशन का बिजनेस कर रहा हूँ और एयर कंडीशनर परचेस कर रहा हूँ तो एयर कंडीशन मेरा बिजनेस इन्वेंट्री मानी जाएगी। और उसी तरह से कोई भी चीज जिसका मैं ट्रेडिंग बिजनेस कर रहा हूँ तो वो ट्रेडिंग बिजनेस मेरा क्या माना जाएगा? इन्वेंट्री माना जाएगा। दूसरी ऑफ जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में क्या होता है? वो रॉ मटेरियल लेता है, उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है एंड देन उसको सेल करता है। तो आरएम से लेके फिनिश गुड्स तक की जो भी प्रोसेस होती है और उसके अंदर जो भी आइटम जो कंज्यूम की जाती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, उस चीज को भी आप क्या मानोगे? उस सभी चीज को अपने इन्वेंट्री ट्रीट करेंगे। जैसे रॉ मटेरियल फॉर्म हुआ, सेमी फिनिश गुड्स के अंदर फॉर्म हुआ या फिनिश गुड्स के अंदर फॉर्म हुआ। उसके अलावा जो पैकिंग मटेरियल उसके अंदर यूज होता है उसको भी आप क्या ट्रीट करोगे? उसको आप इन्वेंट्री ट्रीट करोगे। तो हमारा पहला ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो चुका है कि इन्वेंट्री कैसे बोलेंगे। चलिए इसका मीनिंग यहाँ पे देख लेते हैं। इन्वेंट्री का मतलब एसेट हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, और या तो क्या होती है वो कंज्यूम होती है इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो वो सभी चीज को आप क्या मानोगे? इन्वेंट्री मानोगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे इन्वेंट्री ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न एंड इन्वेंट्री ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, जो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन कर दिया है। उसके अलावा एक और चीज ध्यान रखना है कि जो फिक्स एसेट्स के अंदर जो यूज होने वाली है, जो स्पेयर पार्ट्स जो फिक्स एसेट से रिलेटेड यूज होने वाले हैं, तो उसको हम इन्वेंट्री ट्रीट नहीं करेंगे। ये हमने देखा मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री। अब क्वेश्चन आता है कि इन्वेंट्री की डेफिनेशन सीख ली, अब उसका वैल्यूएशन, उसकी वैल्यू आइडेंटिफाई करना क्यों जरूरी है? व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट द वैल्यू, प्रॉपर वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री। तो इसके लिए देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन ड्यू टू वेरियस रीजन एज एक्सप्लेन बिलो। चलिए उससे पहले मैं आपको इसके एक्सप्लेनेशन पे ले चलूं। हम पहले देखते हैं ट्रेडिंग कंसर्न। आप ट्रेडिंग कंसर्न, ट्रेडिंग अकाउंट, आप ट्रेडिंग अकाउंट जानते ही है। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस एक्सपेंस। उसमें से अगर आप सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक माइनस करें तो जो हमारा बैलेंसिंग फिगर आता है उसे हम बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर वो लॉस में है तो आपका ग्रॉस लॉस माना जाता है। अब आप इसमें नोट कीजिएगा कि आपका जो ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक ये जो है इंपॉर्टेंट वैल्यू रखता है, क्योंकि अगर ये दोनों में से कोई भी वैल्यू अगर ओवर वैल्यूएशन या अंडर वैल्यूएशन हो जाए तो उसका डायरेक्टली इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? आपका उसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर। इसलिए फर्स्ट पॉइंट जो हमारा है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम मतलब क्या? कि अगर आपकी ओपनिंग स्टॉक वैल्यू ओवर स्टेटेड हो गई तो क्या होगा? अगर आपका ओपनिंग स्टॉक ओवरस्टेटेड हुआ, इसका मतलब आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कम अमाउंट से शो होगा। उसी तरह से अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवरस्टेटेड शो हो गई तो जितना प्रॉफिट एक्चुअल लिखना चाहिए उससे ज्यादा वो ओवरस्टेटेड बुक प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट दिखेगा। और वाइस वर्सा लेते हैं, अगर ओपनिंग स्टॉक जितनी वैल्यू होनी थी उससे अंडर वैल्यूड हुई तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा, और अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक अगर अंडर वैल्यूड हो गया तो उसकी भी इंपैक्ट मेरे जीपी पे आ जाएगी। इसलिए फर्स्ट रीजन तो ये है कि आपका जो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक वो डायरेक्टली इंपैक्ट करता है आपके ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर। जो सेकंड पॉइंट है असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। मतलब क्या? आप फाइनेंशियल पोजीशन को असर्टेन करने के लिए ये इसका वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री बहुत मायने रखता है। जैसे आपने देखा होगा फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनता है उसमें एक फिक्स करंट एसेट, नॉन करंट एसेट्स दो हेड होते हैं। तो उसमें जो करंट एसेट्स होता है उसके अंदर ब्रॉडली ये चीजें कवर होती हैं, जिसमें करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड बैंक
शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट्स फॉल होती है। आप देखेंगे कि इसके अंदर एक पार्ट होता है इन्वेंट्री का। अगर हमने प्रॉपरली इन्वेंट्री को वैल्यू नहीं किया तो जो यहाँ पे करंट एसेट्स है, ये करंट एसेट्स आइदर ये ओवरस्टेटेड दिखाएगा या तो अंडरस्टेटेड दिखाएगा। इसके लिए भी हमको यह कैलकुलेट करना बहुत जरूरी होता है कि इन्वेंट्री का जो वैल्यूएशन है वो प्रॉपरली शो ऑफ हो सके। नेक्स्ट, लिक्विडिटी एनालिसिस। लिक्विडिटी एनालिसिस मींस क्या, आपको वर्किंग कैपिटल जानने के लिए या तो आपका करंट रेशियो जानने के लिए जो आप उसका फॉर्मूला यूज करते हैं, वर्किंग कैपिटल के लिए करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, तो आपको मालूम पड़ता है कि आपकी टोटल वर्किंग कैपिटल, बिजनेस की वर्किंग कैपिटल क्या है। या तो आपका करंट रेशियो जानने के लिए करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। ये करंट एसेट के अंदर अगेन इन्वेंट्री इज प्ले अ मेजर रोल। सो आपको अगर इन्वेंट्री का वैल्यूएशन अगर गलत होगा तो आपका ये करंट रेशियो या तो वर्किंग कैपिटल आपको गलत दिखेगी। और लास्ट पॉइंट है स्टैट्यूटरी कंप्लायंस एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जिसके अंदर ये बोला जाता है कि जो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन है वो प्रॉपर्ली एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के को फॉलो करके उसका कैलकुलेशन किया जाना चाहिए। और दूसरा, जो भी आपने अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट की है वो आपको बतानी पड़ेगी, आपने कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी की है, उसका वैल्यूएशन कैसे किया हुआ है, वो भी आपको नोट्स टू अकाउंट के अंदर बताना पड़ता है। तो ये टोटल पॉइंट है जिसका जो बताता है कि व्हाई इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज नेसेसरी। अब हमने देख लिया कि इन्वेंट्री क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। अब हम चलते हैं कि उसका वैल्यूएशन कैसे करना है। तो ये है नेक्स्ट पॉइंट, बेसिस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। बेसिस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन जब हम 11वीं और 12वीं में जो सीखते हैं कि इन्वेंट्री बेसिकली कॉस्ट और एनआरवी विच इज लोअर, कॉस्ट और एनआरवी विच इज लोअर, उससे वैल्यू की जाती है। लेकिन क्वेश्चन आता है कि कॉस्ट कैसे डिटरमाइन करें और एनआरवी कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो अब हम चलेंगे कि कॉस्ट का मतलब क्या होता है। तो कॉस्ट के अंदर क्या होता है, तो कॉस्ट के अंदर मेजरली ब्रॉडली इसके अंदर 3 चीजें कवर होती है। कौन कौन सी चीजें हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट ऑफ परचेज। ऑल कॉस्ट ऑफ परचेज मतलब कॉस्ट ऑफ परचेज के अंदर जो भी कॉस्ट ऑफ परचेज, मेरी इन्वेंट्री को परचेज करने के लिए जो भी कुछ मैंने पे किया हुआ है वह सब ये कॉस्ट ऑफ परचेज के अंदर ऐड हो जाएगी। जैसे कि जो भी कॉस्ट सिंपल उसकी जो परचेज प्राइस है वो तो ऐड होगी, उसके अलावा ड्यूटीज एंड टैक्सेस हैं। ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर क्या ध्यान रखना है कि जो वैसे ड्यूटीज एंड टैक्सेस जो जिसकी क्रेडिट हम नहीं लेते, जो हम जो जिसकी क्रेडिट मेरे को रिसीव नहीं होती, जो मेरी कॉस्ट बन जाती है, वैसी क्रेडिट ही आपको यहाँ पे लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है फ्रेट इनवर्ड एंड अदर एक्सपेंडिचर। फ्रेट इनवर्ड क्या मतलब कि मैंने जो इन्वेंट्री परचेस की, तो जो मेरा जिससे मैंने परचेस की है उसके गुड्स उसके प्लेस से मेरे प्लेस तक लाने की जो भी फ्रेट इनवर्ड की कॉस्ट होगी वो भी क्या होगा, इन्वेंटराइज करेंगे, वो भी इस कॉस्ट के अंदर इंक्लूड करेंगे। दूसरा एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे लोडिंग अनलोडिंग एक्सपेंस। मैंने गुड्स अब मेरे यहाँ पे आया, मैंने उसको अनलोड करवाया, जो उसके मैंने उसका लोडिंग अनलोडिंग पे किया, तो वो भी क्या होगा, वो उसको उसकी कॉस्ट के अंदर ऐड करेंगे। अब ये हुई एडिशन की बात। अब आता है डिडक्शन। इसके अंदर जो ट्रेड डिस्काउंट्स और रिबेट या ड्यूटी ड्रॉबैक, जो भी ये डिस्काउंट्स रिबेट मिलता है या तो गवर्नमेंट की तरफ से ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है, वो इन्वेंट्री की कॉस्ट में से क्या कर दी जाती है, माइनस कर दी जाती है, क्योंकि मैंने इतनी से वैल्यू मेरी परचेस कम हो चुकी है, इसलिए कॉस्ट में से भी इसको माइनस करना पड़ेगा। एक चीज मैं आपको क्लियर करवा दूं कि ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, सपोज ट्रेड डिस्काउंट मतलब क्या होता है, जो आप गुड्स परचेस करते हो, जो क्वांटिटी में परचेस करते हो, वो ऑर्डिनरी कॉस्ट ऑफ बिजनेस में दिया जाता है, तो वह क्या करना, वो ही आपको इसमें से माइनस करना है। सपोज कैश डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट का क्या होता है, कैश डिस्काउंट मतलब प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए होता है कि अगर आप इतने दिन में पेमेंट करते हो तो आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा। वैसा अगर कोई डिस्काउंट हो तो आपको वो इन्वेंट्री कॉस्ट में से माइनस नहीं करना है, ओनली एंड ओनली ट्रेड डिस्काउंट ही माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये हमने देखा कॉस्ट ऑफ परचेस। कॉस्ट ऑफ परचेस मींस क्या, जो भी हमने परचेस किया और जो भी परचेस के रिलेटेड अप टू द फैक्ट्री गेट तक के जो भी मेरे एक्सपेंस थे वो सारे कॉस्ट क्या हो जाएगा, इसके अंदर कॉस्ट ऑफ परचेस के अंदर इंक्लूड हो गए, और जो भी मेरे को डिस्काउंट रिबेट या ड्रॉबैक मिल रहा है वो मेरा माइनस हो गया। नेक्स्ट लेते हैं कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन क्या, मैं अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हूं और मैंने रॉ मटेरियल परचेस किया जिसको मैंने फिनिश गुड्स फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड्स के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल जो भी कॉस्ट होती है, जो भी डायरेक्टली कनेक्टेड विद होती है कॉस्ट कन्वर्जन टू फिक्स एसेट, वो सब कॉस्ट को भी क्या करेंगे, हम इस कॉस्ट के अंदर
ऐड करेंगे। इन्वेंट्री के वैल्यूएशन मतलब फिनिश गुड्स का जो वैल्यूएशन निकालेंगे उसके अंदर इस कॉस्ट को इंक्लूड करेंगे। जैसे कि लेबर आपने पे किया हो या तो कोई ऐसे जो भी खर्चे होंगे जो डायरेक्टली रिलेट करते हो प्रोडक्शन से रिलेटेड, तो वो सारे खर्चों को क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, वैल्यू टोटल करके उसको इन्वेंट्री के कॉस्ट में ऐड करेंगे। और लास्ट आता है अदर कॉस्ट। अदर कॉस्ट का मतलब क्या, कि जो भी ऐसी कॉस्ट हो जो ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री द कॉस्ट या जो भी ओवरहेड होंगे टू ब्रिंग द इन्वेंट्री इनटू प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन और एनी कॉस्ट स्पेसिफिकली इंकर ऑन इन्वेंट्री ऑफ अ स्पेसिफाइड कस्टमर। जो भी कॉस्ट डायरेक्टली इंकर की जाती है, जो डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल होती है, ऐसी कॉस्ट को भी क्या करेंगे, हम इसके अंदर इन्वेंटराइज करेंगे। लेकिन इंटरेस्ट एंड अदर बोरिंग कॉस्ट होगा वह इन्वेंट्री कॉस्ट का पार्ट नहीं माना जाएगा। बोरिंग कॉस्ट हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 में सीखेंगे, वह क्या होता है वो हम बाद में देखते हैं। अगर सिंपल वर्ड में बता दूं कि अगर मैंने पैसे उधार लिए और उधार लेके अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ बोरिंग अमाउंट के ऊपर, तो दैट इज कॉल्ड एज अ इंटरेस्ट ऑन बोरिंग कॉस्ट। वो पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 अलग से पूरा एक पार्ट है, उसके अंदर हम देखेंगे कि वो क्या होता है, उसका कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है। चलिए अब यहाँ पे चलते हैं। अभी हमने ऊपर जो भी देखा वो देखा कि एडिशन क्या होता है। अब हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको एक्सक्लूड करना चाहिए, एक्सक्लूजन फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। मतलब ऐसी कौन सी चीजें जिसको एक्सक्लूड करना है इन्वेंट्री के कॉस्ट में से। फर्स्ट, एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ वेस्टेड मटेरियल। अब जो सपोज कि जो मैंने रॉ मटेरियल खरीदा और रॉ मटेरियल के अंदर सपोज कि 2% मैं मान लेता कि ये जो मटेरियल जब मेरे यहाँ पे लोड होगा, जितना मैंने क्वांटिटी परचेस की है और जितना मेरे यहाँ पे एक्चुअली प्रोडक्ट जितना रॉ मटेरियल मेरे यहाँ पे लोड हुआ है उसके अंदर डिफरेंस है। अगर वो डिफरेंस अप टू 2% है मतलब ये नॉर्मल वेस्टेज है। लेकिन वो 2% से ज्यादा सपोज के जो एक्चुअल जो रॉ मटेरियल अनलोड हुआ है उसके अंदर और बिल के अंदर 3% का डिफरेंस है, तो 1% जो माना जाएगा वो एबनॉर्मल वेस्टेज माना जाएगा। जो 2% है वो नॉर्मल वेस्टेज माना जाएगा। जो नॉर्मल वेस्टेज होता है उसका ट्रीटमेंट क्या किया जाता है, उसको उतने से हम क्या करेंगे, अपनी जो कॉस्ट पर केजी है या पर यूनिट है उतनी कॉस्ट हम बढ़ा देंगे। तो हम क्या करेंगे, उसको अपनी कॉस्ट नॉर्मल कॉस्ट मान लेंगे और इतने से मेरा जो रॉ मटेरियल का वैल्यू है वो बढ़ेगा। लेकिन जो एबनॉर्मल कॉस्ट होती है, जो एबनॉर्मल लॉसेस होते हैं, उसको आप इन्वेंट्री में से और इन्वेंट्री के अंदर नहीं चढ़ाते, उसको आप एज अ लॉस ट्रीट करते हो। लॉस ट्रीट करोगे तो आप उसको पीएनएल के अंदर खर्चे में ट्रीट करोगे। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि एबनॉर्मल अगर एक्सपेंस आ रहा है, एबनॉर्मल लॉस आ रहा है, तो एबनॉर्मल लॉस को इन्वेंट्री में से माइनस नहीं करेंगे। एबनॉर्मल लॉस को आप क्या करोगे, पीएनएल के अंदर शो करोगे। नेक्स्ट है स्टोरेज कॉस्ट। स्टोरेज कॉस्ट को आपको ध्यान में लेनी है, लेकिन मगर वो स्टोरेज कैसी होनी चाहिए, फर्दर प्रोडक्शन और प्रोसेस से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट वाली एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का मतलब क्या हुआ कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड होते हैं, जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट से रिलेटेड करते हैं, वह सारी कॉस्ट फिनिश गुड्स का पार्ट नहीं मानी जाती। वो सारी कॉस्ट फिनिश गुड्स का पार्ट नहीं मानी जाती। तो ये कॉस्ट को भी हम क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे। तो हमने देखा कि कॉस्ट के अंदर 3 पार्ट होते हैं जिसको हमको इन्वेंट्री के वैल्यूएशन का ध्यान रखना है। सबसे पहला होता है ऑल कॉस्ट ऑफ परचेस, मतलब जो भी परचेस की कॉस्ट होगी उसके अंदर जो भी उसके डायरेक्टली रिलेटेड खर्चे हो, फ्रेट इनवर्ड, लोडिंग अनलोडिंग, और जो भी आप उसकी ड्यूटीज एंड टैक्सेस हो जिसके आप क्रेडिट नहीं ले रहे हो वो उसको इंक्लूड करना है। उसमें से रिबेट, डिस्काउंट या ड्रॉबैक वो माइनस कर देने का है। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, आप अगर रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स के फॉर्म में कन्वर्ट करो तो जो भी वो कन्वर्जन कॉस्ट है जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हो टू द फिनिश गुड्स, वो सारी कॉस्ट उसके अंदर इंक्लूड करने की है। एंड लास्ट अदर कॉस्ट ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, वो सारी कॉस्ट में इसके अंदर इंक्लूड की जाती है। एक्सक्लूड के अंदर क्या करना है, तो एक्सक्लूड के अंदर देखा हमने जैसे कि यहाँ पे एक्सक्लूड के अंदर एबनॉर्मल कॉस्ट हो, एबनॉर्मल लॉसेस हो, स्टोरेज कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हो, उसको आपको एक्सक्लूड करना है। तो ये हमने सीखा अभी कॉस्ट किसे कहते हैं। अब हम देखेंगे कि एनआरवी किसे कहते हैं। एनआरवी मींस क्या होता है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब क्या, जो भी मेरे फिनिश गुड्स की जो फाइनल प्राइस है उसके अंदर से क्या करूंगा, मैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस को माइनस कर दूंगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को माइनस करने के बाद जो कॉस्ट बचेगी उसको मैं एनआरवी ट्रीट करूंगा। अब
जैसे कि जब मैं वैल्यूएशन करूं तो वैल्यूएशन के अंदर अगर एनआरवी किस चीज का कर रहा हूं वो मायने रखता है। जैसे अगर इन्वेंट्री ऑफ किसकी किसकी हो, फिनिश गुड्स की या तो ट्रेडिंग गुड्स की हो, तो उसकी एनआरवी कैसे निकालेंगे, तो सेलिंग प्राइस माइनस एसएनडी का जो कॉस्ट होगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, वो उसमें से माइनस कर दूंगा तो वो मेरी एनआरवी आ जाएगी। लेकिन अगर मैं एनआरवी निकाल रहा हूँ किसकी, इन्वेंट्री इन डब्ल्यूआईपी फॉर्म, डब्ल्यूआईपी फॉर्म में जो मेरी इन्वेंट्री पड़ी है उसकी अगर एनआरवी निकाल रहा हूँ तो मेरे को सेलिंग प्राइस माइनस एसएनडी के एक्सपेंस तो माइनस करना ही है, उसके अलावा जो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन होती है डब्ल्यूआईपी से फिनिश गुड्स फॉर्म की, वह कॉस्ट भी उसमें से माइनस करेंगे। अब आप सोचोगे कि ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि मेरी जो कॉस्ट है डब्ल्यूआई फॉर्म में जो इन्वेंट्री पड़ी हुई है वहां मेरे को सेलिंग से यहां से बैक होते 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 यहां तक की वैल्यू लानी है। तो सेलिंग में से पहले एसएनडी की कॉस्ट माइनस की, फिर एसएनडी में से अब यहाँ पे आनी, तो डब्ल्यू एस एफ जी सेमी फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स के बीच की जो भी कॉस्ट इंक्लूड है वो भी उसमें से माइनस कर दो, तो आप इसको प्रॉपरली कंपेयर कर सकोगे कि इसकी कॉस्ट एज पर बुक्स कितनी पड़ रही है और एज पर जो हम वैल्यूएशन कर रहे हैं कि सेलिंग माइनस एसएनडी कॉस्ट माइनस जो भी जो कॉस्ट आने वाले टाइम में लगने वाली है वो माइनस करो, तो उसकी कॉस्ट कितनी हो रही है और विच इज लोअर करके इसको वैल्यूएशन करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि कॉस्ट को कैसे वैल्यू करते हैं, एनआरवी को कैसे वैल्यू करते हैं, और दोनों के अंदर विच एवर इज लॉस करके इसका फाइनल वैल्यूएशन फाइंड आउट करते हैं। नाउ अब हम आगे चलते हैं इन्वेंट्री रिकॉर्ड सिस्टम के अंदर। हमने क्या क्या देखा, फर्स्ट देखा इन्वेंट्री किससे बोलेंगे, सेकंड देखा कि इन्वेंट्री क्यों इंपॉर्टेंट है, तीसरा देखा कि उसका वैल्यूएशन कैसे करना है। अब ये सब हो चुका, अब आ रहा है नेक्स्ट, उसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे बुक्स के अंदर। तो सबसे पहले एक जो सबसे पुरानी मेथड की जाती थी पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर क्या होता था कि इन्वेंट्री को पीरियोडिकली वेरीफाई किया जाता था, आइदर वो फोर्टनाइट बेसिस पे होता था या तो मंथली बेसिस, 2 मंथली, क्वार्टरली बेसिस, हाफ ईयरली और फाइनल और वंस इन अ ईयर। तो वो डिपेंड करता था मैनेजमेंट पॉलिसी के ऊपर। तो उसमें हम क्या करते थे कि हम इन्वेंट्री का कोई हिसाब नहीं रखते थे, हमारे पास कितना इन्वेंट्री अभी स्टॉक में पड़ा हुआ उसका कोई हिसाब नहीं होता था। जब हम फिजिकली वेरीफाई करते थे तब हमको मालूम पड़ता था कि ओके हमारे क्लोजिंग स्टॉक की इन्वेंट्री इतनी है, और उसके ऊपर से हम क्या फाइंड आउट करते थे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखिए हमने ओपनिंग स्टॉक, हमको मालूम होता था कि हमारा ओपनिंग स्टॉक क्या है, हमने परचेस कितना किया है मालूम है, हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना एक्चुअल पड़ा हुआ हमको नहीं मालूम। हम क्या करेंगे, उसको फिजिकली काउंट करेंगे, फोर्टनाइट, मंथली, क्वार्टरली, एज द केस में भी, और फिजिकली काउंट करके हम क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जब हमको इसकी वैल्यू मिल जाएगी तब उसके ऊपर से हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकाला जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाला जाता है पहले आप फिजिकल इन्वेंट्री को काउंट कर लो, उसके ऊपर से उसकी वैल्यू फाउंड करो, और उसके ऊपर से यहाँ पे फॉर्मूला लगा के ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक करके आप उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये पुरानी मेथड थी। अब इसके अंदर क्या क्या इसकी लिमिटेशंस थी, इसकी लिमिटेशंस थी फर्स्ट, ये एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, आपको फिजिकली वेरीफाई करना पड़ता है। आपको हर महीने, अगर सपोज फोर्टनाइट है या तो महीने है, क्वार्टरली, तो आपको अपना बिजनेस प्रोडक्शन प्रोसेस रोकना पड़ेगा, अपने जो एम्प्लॉइज हैं या तो थर्ड पार्टी को आपको हायर करना पड़ेगा, उनसे आप अपना फिजिकली वेरीफाई करोगे और उसके ऊपर से आप वैल्यूएशन फाउंड करोगे और फिर उसके ऊपर से आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू फाउंड करोगे। इसके अंदर जैसे मैंने आपको बोला कि आपकी जो नॉर्मल ऑपरेशन बिजनेस साइकिल है, जैसे कि आप जानते हैं कि इन्वेंट्री का जब भी इन्वेंट्री काउंट की जाती है, फिजिकली वेरीफाई की जाती है, तो उस वक्त क्या कहते हैं, जो आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो कट ऑफ कर दिया जाता है और उसके बाद ही आपका इन्वेंट्री काउंट किया जाता है। तो आपको बिजनेस कट ऑफ कर दिया जाएगा, तो जो भी स्टॉक अभी पड़ा हुआ है और बुक्स के ऊपर, फिर उसको फिजिकली वेरीफाई किया जाएगा और उसके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं वो डिफरेंसेस फाइंड आउट किए जाएंगे, उसके रीजंस लिखे जाएंगे। तो जब भी फिजिकली इस मेथड के अंदर जब भी फिजिकल काउंट किया जाता था तो बिजनेस प्रोसेस को क्या किया जाता है, स्टॉप किया जाता है। तो ये इसका सबसे बड़ा लेग पॉइंट है। नेक्स्ट होता है यहाँ पे रेसिडुअल फिगर कौन सी फाइंड आउट करनी पड़ती है, रेसिडुअल फिगर फाइंड आउट करनी पड़ती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इसके अंदर क्या होगा कि कितना गुड्स पिल्फरेज हुआ है, डैमेज हुआ है, फ्रॉड हुआ है, उसका कोई आइडिया नहीं होता। हम सिंपली क्या करते हैं, हम जाते हैं इन्वेंट्री को फिजिकली वेरीफाई करते हैं, उसकी क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं और हम बोल देते हैं कि भाई इतना क्लोजिंग स्टॉक है, लेकिन ये आइडिया नहीं आ पाता कि कितना गुड्स डैमेज हो गया, किसने फ्रॉड किया, ऐसा कुछ भी आइडिया
नहीं आ पाता, और जो भी उसकी जो भी लॉस की जो कॉस्ट होती थी वो डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर चार्ज हो जाती है। नेक्स्ट, यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे फ्रॉड और डैमेज और ये सब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए यहाँ पे इन्वेंट्री कंट्रोल इज आल्सो नॉट पॉसिबल। तीसरा एक और चीज़ होता है कि हमको जब भी कोई डिसीजन लेना हो, कोई हमारे पास कोई ऑर्डर आता है सेल्स का ऑर्डर आता है, तो हमको ये पहले मालूम करना पड़ता है कि हमारे पास इन्वेंट्री एक्चुअली कितनी पड़ी है, तब उस केस के अंदर ये प्रॉब्लम रहती है। और दूसरा कि जब इन्वेंट्री को कंट्रोल करने की बात आती है, तब भी इसके अंदर जैसे जो फ्रॉड और लॉस होते हैं उसको कंट्रोल करना इम्पॉसिबल जैसा होता है यहाँ। तो अब यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने देखा कि पीरियडिकल इन्वेंट्री सिस्टम, रिकॉर्ड सिस्टम, पीरियडिकल रिकॉर्ड इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर क्या करना है कि हमको फिजिकली वेरीफाई करना है, फोर्टनाइट, मंथली या क्वार्टरली जैसा भी हो, और उसके ऊपर हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और वहां से हम परचेस ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री करके हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे। हमने ये इसका मीनिंग देखा, इसके अंदर क्या क्या लिमिटेशंस है वो देखी। अब इस लिमिटेशन को क्योर करने के लिए, इस लिमिटेशन से उभरने के लिए नया सिस्टम इम्प्लीमेंट हुआ जिसको बोलते हैं परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम मतलब क्या? परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है कि आपको जब भी आपका ओपनिंग, जो भी ओपनिंग पड़ा हुआ है, और जब भी आपका गुड्स रिसीव होता है तो आप उसको रिसीव को रिकॉर्ड करोगे, और जब भी आप उसको इश्यू करोगे तो इश्यू को भी रिकॉर्ड करोगे कि इतना ओपनिंग था, इतना रिसीव हुआ, इसमें से मेरा इतना इश्यू हो रहा है और मेरा क्लोजिंग स्टॉक इतना बच रहा है। तो इससे फायदा क्या होगा कि एट अ टाइम मेरे को मालूम पड़ेगा कि मेरे पास एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट मेरे पास कितनी इन्वेंट्री पड़ी है। जैसे कि हम टैली के अंदर करते हैं, हम ओपनिंग खरीदा, उसके अंदर ओपनिंग पड़ा हुआ है, उसके अंदर जितना मैंने गुड्स परचेस किया हो वो हम एडिशन होगा, जितना मैंने इश्यू किया वो मेरा डिलीशन होगा, और बाकी क्लोजिंग स्टॉक के अंदर मेरा गुड्स दिखेगा। तो डेट इज अ परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। यह क्या होगा, आपको ऑनलाइन जब भी आपका गुड्स आएगा तब आप उसके ऑनलाइन अकाउंटिंग एंट्री करोगे और वो आपको उसका वैल्यू सिस्टम में दिखता रहेगा। तो ये ऑनलाइन बेस्ड सिस्टम हो गया जिसके लिए आपको फोर्टनाइट, मंथली, क्वार्टरली के लिए कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अपनी इन्वेंट्री देख पाओगे कि मैंने ड्यूरिंग द टोटल कितना परचेस किया है, कितना रिसिप्ट हुआ, कितना इश्यू हुआ, और क्लोजिंग स्टॉक क्या बोल रहा है। तो ये मेथड ज़्यादा वाइबल है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ओपनिंग प्लस परचेस, और हमको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू मालूम होती है, और इसके ऊपर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्योंकि मेरा कितना, यहाँ पे हम मेथड फीफो जो हम आगे अभी देखेंगे वो मेथड से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, और जो बैलेंसिंग फिगर है यहाँ पे इन्वेंट्री निकालते हैं। यहाँ पे हम बैलेंसिंग फिगर क्या निकालते हैं, इन्वेंट्री निकालते हैं। एक चीज ध्यान रखने का यहाँ कि यहाँ पे नो फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री। यहाँ पे डायरेक्टली क्या करेंगे, बैलेंसिंग फिगर इज कंसिडर एज इन्वेंट्री। मतलब क्या कि हाँ, यहाँ पे कोई फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होगा। यहाँ पे अकाउंट का बंदा अपने सपोज हेड ऑफिस है, वहां पे बैठ के इसके अकाउंटिंग करा, उसको मालूम नहीं कि स्टोर डिपार्टमेंट में कितना गुड्स पड़ा है क्या है, लेकिन वो उसको ये मालूम है कि उसने कितना ओपनिंग था, कितना रिसिप्ट हुआ है, कितना इश्यू किया और क्या क्लोजिंग होना चाहिए। तो ये मेथड इस चीज पे फोकस करती है। यहाँ पे डिस्टिंक्शन है, ये डिस्टिंक्शन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जैसे फिजिकल यहाँ पे पीरियडिकल के अंदर फिजिकली होगा, जबकि परपेचुअल के अंदर क्या किया जाएगा, बुक्स के ऊपर रिकॉर्ड किया जाएगा। यहाँ पे पीरियडिकल सिस्टम के अंदर आपको इन्वेंट्री एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट अ पर्टिकुलर डेट पे मिलता है, एट अ पर्टिकुलर डेट पे, जिस डेट पे आप फिजिकली वेरीफाई करोगे। और यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको कंटिन्यूअस बेसिस पे मिलता है, आपको कोई पर्टिकुलर डेट की वेट नहीं करना पड़ता। ठीक है, यहाँ पे आपको जब फिजिकली इन्वेंट्री आप क्या करोगे, फिजिकली वेरीफाई करोगे, उस पे से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अब निकालोगे। यहाँ पे रेसिडुअल फिगर क्या होगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्योंकि यहाँ पे रेसिडुअल फिगर क्या होगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको वैल्यू आपको मालूम होगी, आपकी इन्वेंट्री की जो क्लोजिंग स्टॉक है वो आपकी रेसिडुअल फिगर होगी। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और लॉस जो भी होता है वो इन्वेंट्री, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट बन जाता है। और जो है यहाँ पे क्या होगा, जो भी मेरा लॉस होगा वो मेरे को अभी मालूम नहीं होगा, क्योंकि मेरे को मालूम नहीं कि कितना स्टोर्स के अंदर गुड्स पड़ा हुआ है। तो मेरी जो क्लोजिंग स्टॉक जो बोलेगा उसके अंदर मेरा लॉस गुड्स भी बोलेगा। सपोज कि मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से इन्वेंट्री बोल रहा है 1000 kg। अब जब फिजिकली वेरीफाई किया तो मालूम पड़ा कि 100 जो kg है वह तो लॉस हो चुका है, डैमेज हो चुका है। तो इसका मतलब है कि बुक्स के अंदर
अंदर जो क्लोजिंग स्टॉक दिखता है वह उसके अंदर लॉस भी क्या होता है, इंक्लूड होता है। जब आप उसको फिजिकली वेरीफाई करते हैं तब आपको मालूम पड़ता है कि इसके अंदर से दो भाग होंगे, एक गुड क्वांटिटी और एक होगी बैड या तो लॉस या डैमेज क्वांटिटी। फिर नेक्स्ट, अंडर दिस मेथड इन्वेंट्री कंट्रोल इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे इन्वेंट्री कंट्रोल इज बेटरली पॉसिबल होता है। यहाँ पे अच्छे से इसको इन्वेंट्री को आप कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे सिंपल है लेकिन एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव क्योंकि आपको अपना जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो सब रोकना पड़ता है, आप खुद की ये वेरीफाई करोगे या थर्ड पार्टी को हायर करोगे वेरीफाई करने के लिए। यहाँ पे कॉस्टली मेथड है, लेकिन हाँ एक चीज है कि आपको इन्वेंट्री कंट्रोल इजीली पॉसिबल हो जाएगा। नेक्स्ट, इन्वेंट्री सिस्टम रिक्वायर क्लोजर ऑफ बिजनेस। यहाँ पे बिजनेस क्लोजर की जरूरत होती है यहाँ क्योंकि यहाँ पे फिजिकली वेरीफाई करना पड़ता है। यहाँ पे बिजनेस क्लोज की जरूरत नहीं होती, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑनलाइन आपको रिकॉर्ड आपको दिखता है। सो फ्रेंड्स, अब तक हमने देखा इन्वेंट्री क्या होता है, मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री, आप किसी चीज को इन्वेंट्री बोलोगे। फिर हमने देखा इन्वेंट्री वैल्यूएशन करने का सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, क्यों इसको जोड़ दिया जाता है। फिर हमने देखा कि बेसिस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन किस चीज को इंक्लूड करना है, किस चीज को एक्सक्लूड करना है इन्वेंट्री के वैल्यूएशन कॉस्ट फाइंड करते समय या तो एनआरवी फाइंड करते समय। और लास्ट हमने देखा इन्वेंट्री रिकॉर्ड सिस्टम कि इन्वेंट्री को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, पहले कैसे किया जाता था और अभी कैसे किया जाता है। अब इसके अंदर एक लास्ट पॉइंट पड़ गया है, वो है टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। टेक्निक्स मीन्स कैसे इन्वेंट्री को वैल्यूएशन करना है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। थैंक यू।